कितनी मोहब्बत है भाग 44। विजय को जो तस्वीरें मिली थी वो अक्षत और मोना की थी। अक्षत ने जब देखा तो वो समझ गया ये मोना की ही कोई ना कोई घटिया चाल है। वो अपने पापा को सच बता पाता इससे पहले ही उन्होंने उसे थप्पड़ रसीद करके चुप करा दिया और अंदर चले गए। घर में मेहमान थे और अभी अभी घर में नया मेहमान आया है, तो विजय ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि घर में किसी को अक्षत की इस हरकत के बारे में पता चले। विजय अपने कमरे में चले आए। राधा ने उनको परेशान देखा तो उनके पास आई और कहा, क्या बात है जी, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। विजय राधा की ओर पलटा। कुछ कहता इससे पहले ही अक्षत वहां आया और कहा, पापा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। विजय ने अक्षत की ओर देखा भी नहीं और राधा से कहा, राधा इसे कहो इसी वक्त यहाँ से चला जाए। पापा मेरी बात तो, अक्षत ने कहना चाहा। राधा इससे कहो जाए यहाँ से, विजय ने गुस्से से कहा। एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए, वो कुछ कह रहा है, राधा ने डरते हुए कहा। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बहुत सुन चुका हूँ मैं इसकी सफाई, इसे कहो अभी और इसी वक्त यहाँ से जाए, विजय ने कहा। राधा अक्षत से जाने के लिए कहती इससे पहले ही अक्षत वहां से चला गया। राधा विजय के पास आई और कहा, क्या बात हो गई, आज से पहले आपको इस तरह गुस्सा करते नहीं देखा। तुम्हारे बेटे ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा राधा, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, विजय ने उदास होकर कहा। ऐसा क्या किया उसने, राधा ने घबराकर कहा। विजय ने राधा को सारी बातें बता दी। राधा मोना का सच जानती थी, इसीलिए उसने विजय से कहा, देखिए जी, वो लड़की सिर्फ अक्षत को फंसा रही है, आप सच नहीं जानते इसीलिए आशु को गलत समझ रहे हैं। बात सही और गलत की नहीं है राधा, अक्षत ने उसके साथ रिश्ता, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उसने ये सब, विजय ने कहा। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, उसे एक मौका तो दीजिए खुद को सही साबित करने का, राधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। नहीं राधा, उसकी गलतियों को हर बार नजरअंदाज किया है मैंने, अब और नहीं, उसने जो किया वो सही नहीं है, अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, कहते हुए विजय कमरे से बाहर निकल गए। मेरी बात तो सुनिए, पीछे खड़ी राधा कहते ही रह गई, लेकिन विजय ने ध्यान नहीं दिया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसी मुसीबत आई थी, कुछ दिनों से सब अच्छा चल रहा था और ऐसे अचानक मुसीबत आ गई। राधा वहीं बिस्तर पर बैठ गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजय का गुस्सा वो जानती थी। राधा परेशान सी अकेले बैठी थी कि उधर से गुजरते हुए दादू ने राधा को देखा तो कमरे में चले आए और कहा, अरे राधा बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम, घर में इतने सारे काम बाकी हैं, रस्में बाकी हैं। राधा ने कुछ नहीं कहा तो दादू उसके सामने आकर बैठ गए और कहा, क्या बात है राधा, क्या हुआ। दादू के सामने राधा फपक पड़ी और कहा, कुछ सही नहीं हो रहा पिताजी, किसी ने उनके पास मोनालिसा और अक्षत की तस्वीरें भिजवा दी और उन्हें देखकर वो अक्षत से नाराज हैं, गुस्सा है और गुस्से में वो उसके लिए कोई गलत फैसला न ले ले, सोचकर मन घबरा रहा है। वो ना सच जानते हैं ना जानना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दादू ने सुना तो उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने सुस्त आवाज में कहा, विजय को सच बताने में तुमने बहुत देर कर दी राधा, अगर वक्त पर तुम उन्हें सच बता देती तो आज बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ता। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मीरा को भी अब तक सच कहाँ बता पाई हूँ, सब गलत हो रहा है, राधा ने सुबकते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, विजय से मैं बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, जल्दी ही कोई हल निकल जाएगा। एक गलती तुम कर चुकी हो, अब मीरा से सच छुपाकर दूसरी गलती मत करो। आज शाम अर्जुन का रिसेप्शन है, उसके बाद मीरा को सच्चाई बता दो राधा, यही सही वक्त है। अब तक उसे तुम पर भरोसा हो चुका है, वो जरूर समझेगी, दादू ने कहा। राधा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब उठो और बाहर चलो, इस तरह अकेले रहोगी तो घर में सबको शक हो जाएगा, कहते हुए दादू उठे और बाहर निकल गए। राधा ने भी बाथरूम में जाकर मुंह धोया और चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर बाहर आ गई।
अक्षत बहुत परेशान था और उसे मोना पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने कमरे में आया, उसने मोना को फोन लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड को फोटोज भेजने की? हैव यू लॉस्ट इट? रिलैक्स बेबी, एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही था। मोना ने शांति से कहा, सच क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो मोना, कि तुमने ठीक नहीं किया है। अक्षत ने गुस्से से कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोना ने कहा, जस्ट शट अप मोना। और कैसा प्यार? तुम जो कर रही हो वो एक जिद है, प्यार नहीं। अक्षत ने तेज आवाज में कहा, जिद समझो या प्यार, लेकिन जो मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता, ना मैं होने दूंगी। मोना ने कड़े शब्दों में कहा, तुम पागल हो मोना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एक पल को लगा था कि तुम बदल जाओगी, लेकिन तुम आज भी वही हो, बद दिमाग। तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता है। अपनी घटिया सोच और इरादों को तुम प्यार का नाम दे रही हो। शेम ऑन यू मोना। अक्षत ने कहा, और रियली तुम्हें उस मीरा में प्यार नजर आता है ना? ऐसा क्या है उस लड़की में, हाँ, जो मुझ में नहीं है? मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ और तुम उस मीरा से प्यार करते हो। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं बेबी, गलत पंगा ले लिया है उसने मुझसे। मोना ने धमकी देते हुए कहा, अगर मीरा को तुमने जरा सा भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मोना। हाँ, करता हूँ मैं उससे प्यार, और बेइंतहा करता हूँ। तुम्हारा ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब तक मैं पापा की वजह से चुप था, तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन अब और नहीं मोना। अक्षत ने कहा, ओह सो स्वीट ऑफ यू बेब्स, तुम मोना का कुछ नहीं कर सकते। पहले तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं, फिर देखना कैसे उस मीरा को तुम्हारी जिंदगी से और इस घर से निकालती हूँ मैं। मोना ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। मोना, अक्षत आगे कुछ कहता इससे पहले ही मोना ने फोन काट दिया। अक्षत ने गुस्से से फोन दीवार पर दे मारा। फोन के साथ साथ अक्षत का मन भी बिखर चुका था। वो वहीं बैठकर सोचने लगा। इस स्थिति में उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। नीचे अर्जुन और नीता की रस्में चल रही थी। सभी खत्म होते होते 12 बज चुके थे। सभी नाश्ता करके आराम करने लगे। नीता को गेस्ट रूम में ही रखा गया। अर्जुन, सोमित, जीजू ऊपर के कमरे में चले आए। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। मीरा भी राधा के कमरे में आकर काव्या के साथ लेट गई और उसे भी नींद आ गई। मेहमान एक एक करके जाने लगे। विजय और राधा ने सबको अच्छे तोहफे और मिठाइयों के डिब्बों के साथ विदा किया। सुनीता, लक्ष्य, सौमित, जीजू की फैमिली और एक दो मेहमान और रुक गए। विजय ने घड़ी देखी और बाहर निकल गए। दादू ने उससे बात करनी चाही तो उसने कहा वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। राधा को अक्षत का ख्याल आया तो वो ऊपर उसके कमरे के सामने आई। दरवाजा बंद पाकर वो वापस नीचे चली आई। इस वक्त अक्षत के मन का हाल अगर कोई समझ सकता था तो वो थी राधा। राधा नीचे आ गई। दादू ने उसे देखा तो उसको अपने पास बुलाया और कहा, तुमने कुछ खाया? आशु ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पता नहीं उस पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। पहली बार उन्होंने आशु पर हाथ उठाया है। राधा ने उदास होकर कहा, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। तुम एक माँ हो। हमारा आशु बहुत समझदार है। वो इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। दादू ने कहा तो राधा खो सी गई और कहने लगी, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? अच्छे लोगों की भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं। तुम जाकर कुछ खा लो। विजय के आने के बाद मैं उससे बात करके उसे समझाता हूँ, दादू ने कहा। कहकर राधा किचन की ओर चली आई। उसने मुश्किल से 2 निवाले खाए और कमरे में चली आई। मीरा और काव्या को सोया देखकर राधा ने पास पड़ी कंबल उन दोनों को ओढ़ा दी। उसने मीरा के सर पर प्यार से हाथ फेराते हुए मन ही मन सोचा और कहा, मुझे माफ करना मीरा, इतने दिन मैंने तुम्हें सच से दूर रखा, पर अब वक्त आ गया है जब तुम्हें एक सच और जानना है। राधा वहां से हटकर कमरे में सामान को व्यवस्थित करने लगी। शाम को अर्जुन के रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ग्रीन लहंगे और रेड दुपट्टे में नीता बहुत प्यारी लग रही थी।
मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा पहने वो अर्जुन के साथ स्टेज पर खड़ी थी। मीरा, निधि, जीजू, लक्ष्य, सुनीता और तनु सभी मौजूद थे। अक्षत को वहां ना पाकर जीजू ने मीरा से पूछा, ये साले साहब कहाँ हैं? पता नहीं जीजू, हमने भी सुबह से उन्हें नहीं देखा है। मीरा ने कहा, रुको मैं फोन लगाता हूँ। कहते हुए जीजू ने जेब से फोन निकाला और अक्षत का नंबर डायल किया, लेकिन फोन बंद था। जीजू ने कहा, उसका फोन बंद आ रहा है, वो नालायक अभी तक सो रहा होगा, मैं उसे लेकर आता हूँ, आप सब लोग एंजॉय करो। जीजू वहां से निकलकर अक्षत के कमरे के सामने आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद अक्षत ने दरवाजा खोला। उदास चेहरा, थकी आंखें देखकर जीजू ने कहा, कमाल है साले साहब, वहाँ बड़े भाई का रिसेप्शन चल रहा है, यहाँ आप मजे से सो रहे हैं। चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे चलो यार, सब मिस कर रहे हैं तुमको। पापा कहाँ हैं? अक्षत ने पूछा। मौसा जी तो नीचे ही हैं, नीता के घर से मेहमान आए हैं, उनके साथ ही हैं, जीजू ने कहा। अक्षत ने थके हुए स्वर में कहा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? जीजू ने पूछा। नहीं जीजू, कुछ नहीं, आप चलिए मैं आता हूँ, अक्षत ने कहा। जल्दी आना, कहकर जीजू चले गए। अक्षत का नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहता था उसके ना जाने की वजह से घर में सबको पता चले। वो तैयार होकर नीचे चला आया। आज उसके होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर रोज वाली खुशी नहीं थी। अक्षत जीजू के पास आकर खड़ा हो गया। मीरा ने उसकी ओर देखा तो अक्षत फीका सा मुस्कुरा दिया। मीरा ने देखा अक्षत आज कुछ उदास है। फिर उसे लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो। सभी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे। घर के लोगों ने अर्जुन और नीता को आशीर्वाद और तोहफे दिए। आशीर्वाद होने के बाद विजय स्टेज पर आए और कहने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरे बड़े बेटे अर्जुन की शादी हुई है और बहुत प्यारी बिटिया हमारे घर आई है। इन दोनों को आने वाले सुखी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी तालियां बजाने लगे। विजय रुका और फिर आगे कहने लगा, आज इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपने छोटे बेटे अक्षत को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। अक्षत, यहाँ आओ। सबकी नजरें नीचे खड़े अक्षत पर चली गई। अक्षत ने जब अपना नाम सुना तो उसका दिल किसी अनहोनी के डर से धड़कने लगा था। वो विजय के पास चला आया। अक्षत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था विजय ने उसे वहां क्यों बुलाया है। अक्षत जब स्टेज पर आया तो विजय ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आज इस खुशी के मौके पर मैंने अक्षत के लिए एक जीवन साथी चुनने का फैसला किया है, और वो है मोनालिसा। अक्षत ने जैसे ही सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां मौजूद लोग ताली बजाने लगे। अक्षत के साथ साथ जीजू, तनु, निधि, लक्ष्य, अर्जुन, नीता और राधा भी हैरान थे, और बेचारी मीरा, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। भगवान उसके प्रति इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। वो भीगी आंखों से सामने खड़े अक्षत को देख रही थी, जो कि चुप था। अक्षत ने विजय की ओर देखा। उसकी आंखें उस वक्त नम थी, तो विजय ने उसका कंधा दबाते हुए धीरे से कहा, आज शाम मैं उस लड़की से मिला, वो सब भूलकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। मैंने तुम्हें हर तरह की आजादी दी है बेटा, लेकिन एक लड़की की जिंदगी खराब करने की आजादी मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। अक्षत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दिल किया यहाँ से चला जाए, लेकिन विजय का हाथ उसके कंधों पर था। एक बार वो विजय को ठेस पहुंचा चुका था, लेकिन दोबारा नहीं। पर वो मीरा को इस तरह चुप देखकर और ज्यादा दुखी था। मीरा और अक्षत दोनों नम आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। जीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, ये साले साहब चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं अभी मौसा जी को रोकता हूँ। जीजू जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, मीरा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और ना में गर्दन हिला दी। जीजू बेबस हो गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी विजय ने आगे कहा, मोनालिसा भी हमारे बीच ही है, तो मैं उसे स्टेज पर बुलाना चाहूंगा।
मोनालिसा, यहाँ आओ बेटा। भीड़ से निकलकर मोना स्टेज पर आई। उसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी। उसने अक्षत की ओर देखा और अदा से अपनी बाईं आंख दबा दी। वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। अक्षत का दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था और वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अर्जुन ने मोना को वहां देखा तो उसने एक कोशिश की और विजय के पास आकर कहा, पापा, एक बार अक्षत से तो पूछ लीजिए वो मोनालिसा से शादी करना चाहता भी है या नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ बेटा, विजय ने मुस्कुराकर कहा तो अर्जुन वापस नीता की ओर आकर खड़ा हो गया। बेचारी नीता कुछ वक्त पहले ही इस घर में आई थी और उसे ये सब देखने को मिल गया। उसने अक्षत का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। सभी अक्षत और मोना के लिए तालियां बजा रहे थे। विजय स्टेज से नीचे आ गया। अक्षत भी नीचे चला आया। मोना तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वहीं मीरा का दिल टूटा हुआ होने के बावजूद भी वो मुस्कुराते हुए सबसे मिल रही थी। सभी अक्षत और मोना को बधाइयां दे रहे थे। जैसे ही दोनों मीरा के सामने आए, मीरा ने अक्षत और मोना को देखकर कहा, मुबारक हो। मीरा, अक्षत ने कहना चाहा, लेकिन तब तक मीरा वहां से चली गई। उसकी आंखों में आई नमी को अक्षत साफ देख पा रहा था। जीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अक्षत के सामने आए और कहा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी साले साहब। जीजू का गुस्सा अक्षत साफ देख रहा था, पर वो उस वक्त कुछ कहने की हालत में नहीं था। जीजू, तनु, निधि और लक्ष्य बिना अक्षत से बात किए वहां से चले गए। खाने के बाद सभी अपने अपने घरों को निकल गए। विजय का किया फैसला किसी को पसंद नहीं आया, खुद अक्षत को भी नहीं, लेकिन उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दादू ने जब विजय से बात करनी चाही तो उन्होंने कहा, आपके पोते ने जो किया है उसके बाद कुछ कहने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही पापा। मैंने जो फैसला किया है सही किया है। दादू इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। कोई भी पिता उस जगह होता तो वो चीज कभी स्वीकार नहीं करता शायद, और विजय ने भी अपनी तरफ से सही फैसला किया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए विजय ने मोना से घर पर ही रुकने को कहा। अक्षत परेशान सा लॉन में बैठा था। वो मीरा को किसी भी हाल में चाहता था। वो उठा और अंदर चला आया। उसने देखा मीरा सामान उठाने में रघु की मदद कर रही है। अक्षत ने उसे आवाज दी। मीरा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपना काम करती रही। अक्षत आया। उसने मीरा की कलाई पकड़ी और उसे घर के पीछे वाले लॉन में ले आया। अक्षत ने मीरा का हाथ छोड़ दिया। मीरा वहीं खड़ी अक्षत को देखने लगी। अक्षत उसके सामने यहाँ से वहां घूमने लगा। मीरा को अपनी ओर देखता पाकर अक्षत ने बेचैनी से कहा, ऐसे मत देखो मीरा। मीरा ने पलकें झुका ली तो अक्षत कहने लगा, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। तुम पहली लड़की थी जिसकी आंखों में देखकर बात कर रहा था मैं। उस वक्त थोड़ा पागल लगी थी तुम मुझे। तुम्हारे आने से पहले मैं हमेशा अपने कमरे में ही नाश्ता करता था, खाना भी वहीं पर। सिर्फ तुम्हें देख सकूं इसीलिए नीचे आकर सबके साथ खाता था। मुझे चाय पसंद नहीं थी, पर जब तुम्हें बनाते देखा तो पीने का मन किया और तुम्हारे हाथों की बनी चाय मेरी फेवरेट हो गई। तुम हमेशा मेरी चाय में चीनी डालना भूल जाती हो, लेकिन मैं फिर भी पी लेता था क्योंकि उसमें तुम्हारे हाथों की मिठास होती थी। तुम हमेशा मेरा झूठ बहुत आसानी से पकड़ लेती थी। मुझे किसी की एडवाइस सुनना पसंद नहीं था और इसी के चलते मैंने तुम्हारी किताब फाड़ दी। लेकिन जब उसी किताब को लेकर तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो अच्छा नहीं लगा। एक छोटी सी किताब के लिए पहली बार किसी को रोते देखा था। फिर जब तुम नहीं थी तो पूरा दिन बैठकर उसे चिपकाया और तुम्हारे कमरे में रख दिया। मैंने सोचा नहीं कि मैं किसी की परवाह करने लगूंगा। जब अर्जुन भाई तुम्हें पढ़ा रहे थे तो पहली बार मुझे जलन की भावना महसूस हुई। मैंने ही उन्हें फोन करके घर से बाहर भेजा ताकि निधि मुझे तुम्हें पढ़ाने को कहे और मैं तुम्हें देख सकूं। छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब तुम मेरी परवाह करती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक ही बुरी आदत थी मुझ में, वो थी सिगरेट, पर छोड़ दी। इसीलिए नहीं कि तुमने छोड़ने को कहा,
बस इतने प्यार से किसी ने आज तक रोका नहीं था। तुम्हारे कॉलेज में स्कॉलरशिप मैंने ही भिजवाई थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हें उसकी बहुत जरूरत थी। पर तुम सच में पागल हो। तुमने उन पैसों से मेरे लिए तोहफा खरीद लिया। वो पहला तोहफा आज भी मुझे बहुत अजीज है मीरा। पायल पहनने से मैंने इसलिए नहीं रोका था कि वो शोर कर रही थी, बल्कि उनकी खनक मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर तुम्हारा मन है, जो किसी की भी मदद करने को तैयार रहता है। मेरे गुस्से, मेरी चिढ़, मेरे बुरे बर्ताव को भी तुमने हमेशा मुस्कुराकर सहा। मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मुझे सड़ू कहकर बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानता हूँ मैं थोड़ा वैसा हूँ भी, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया मीरा। तुम्हारा साथ पाकर सोचने लगा था मैं, हंसने लगा था, जीने लगा था। भोपाल में जब तुमने रोते हुए मुझे गले लगाया तो बस उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और मैंने जाना कि अब तक जो मैं महसूस कर रहा था वो प्यार ही था। दिल्ली में रहकर तुम्हारी कमी को हमेशा महसूस किया, और जब तुम्हारे साथ वो एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारा प्यार वापस खींच लाया मुझे। तुमसे प्यार हो चुका था और वो बढ़ता जा रहा था। तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने लिए फीलिंग्स देखी है मैंने मीरा, पर तुमने कभी कहा नहीं। आज जब पापा ने सबके सामने मेरे और मोना के रिश्ते की बात कही, तब भी तुम खामोश थी। पर मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं, या शायद मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि जितना तुम मुझे जानती हो उतना तो कभी मैं भी अपने बारे में नहीं जान पाया था। इतना सब कहकर अक्षत एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके दिल में मीरा को लेकर जितनी बातें थी सब कह दी। मीरा ने अक्षत की ओर देखा तो अक्षत मीरा के पास आया और कहा, मैं जानता हूँ हमारे बीच जो कुछ है वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुप रहकर एक दूसरे को खो देंगे मीरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीरा, और चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ महसूस कर सकती हो। मेरी अच्छाई बुराई सिर्फ तुम जानती हो। तुम्हारा साथ रहा तो कोई मोना हमारे बीच में नहीं आ सकती। तुम चुप क्यों हो मीरा? एक बार, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद मुझे जिससे चाहे लड़ना पड़े, चाहे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ। बोलो मीरा, ऐसे चुप मत रहो। मीरा अब भी खामोश थी। अक्षत उसके और करीब आया तो मीरा ने उसे खुद से दूर करके कहा, हम आपसे प्यार नहीं करते। अक्षत ने सुना तो बेचैनी से कहा, झूठ बोल रही हो ना तुम? ऐसे मत कहो मीरा, एटलीस्ट मुझसे सच बोल सकती हो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे प्यार नहीं करते। हमारे हंसने, मुस्कुराने, परवाह करने को आपने प्यार समझ लिया। हमने कभी नहीं कहा आपसे कि हम आपसे प्यार करते हैं। फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मीरा ने सहजता से कहा, नाराज हो मुझसे? जानता हूँ वहाँ पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाया, इसीलिए ये सब बोल रही हो ना। मीरा, जानता हूँ तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है। कहते हुए अक्षत जैसे ही उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा, मीरा ने एक थप्पड़ अक्षत के गाल पर रसीद करते हुए कहा, दूर रहिए हमसे। अक्षत को मीरा से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसका दिल टूट गया। मीरा वहां से चली गई। अक्षत घुटनों के बल गिर पड़ा और सोचने लगा कि उससे कहाँ गलती हो गई। अब आगे क्या होगा? ऐसा कौन सा राज है जो राधा मीरा से छुपा रही है? मीरा और अक्षत की प्रेम कहानी क्या यहीं खत्म हो गई है? क्या सच में अक्षत और मोना की शादी हो जाएगी? ये सब सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।